तो गुड इवनिंग एवरीवन। चले तो जिसका हम लोग काफ़ी समय से इंतज़ार कर रहे थे कि 4 बजे क्लास थी, ड्यू टू सम प्रॉब्लम्स थोड़ा लेट हो ही जाते हैं, और जब आप सर्विस में जाएंगे तो आप इस बात को बहुत बेटर तरीके से समझ पाएंगे कि जब आप लोग इस सर्विस को ज्वाइन करेंगे, स्टेट पीसीएस को, आईएएस को, आईपीएस को, तो आप इस चीज़ को तब समझ पाएंगे कि कितना भी आप जल्दी कर लें फिर भी प्रॉब्लम्स के साथ में चीज़ें हो ही जाती हैं। चलिए सबसे पहले एक बार तालियों से सर का वेलकम करेंगे कि इतने प्रीसियस टाइम में से वो निकाल कर हमारे लिए आए हैं और आपको गाइड करने के लिए आए हैं। सर 2013 में उन्होंने पीसीएस ज्वाइन किया, उससे पहले भी वो चाइल्ड डेवलपमेंट में ऑफिसर के रैंक पे काम कर रहे थे। उसके बाद पीसीएस ज्वाइन करना और लगभग चीज़ों को बहुत स्थिर करना। आज के समय में मथुरा में जो होम गार्ड एक सर्विस होती है उसके डिस्ट्रिक्ट कमांडेंट के तौर पे करा दो, देख रहे हैं, संभव हो तो करा दो। उसके साथ साथ सर पहले फरुखाबाद वगैरह कई जगह सर्विस कर चुके हैं, पीएचडी है, तो आपको बहुत सारी चीजों के बारे में वो इन्फॉर्म करेंगे। तो जो भी चीजें हैं, आपको जो भी नोट डाउन करना है आप नोट डाउन कर सकते हैं, चीजें समझ सकते हैं। अगर लास्ट में कोई क्वेरी होती है तो आप सर से डिस्कस कर सकते हैं। प्लीज सर। सबसे पहले सॉरी फॉर लेट, आप लोगों को बहुत इंतजार करना पड़ा। अब जैसा सर ने बताया कि कुछ सरकारी काम भी होते हैं, आज कुछ मौसम ऐसा रहा कि ट्रैफिक की वजह से और पानी के जमाव की वजह से मुझे देर हुआ, आप लोग काफ़ी वेट करना पड़ा। तो ये मेरा सौभाग्य है कि आप लोगों के सामने मैं हूँ, और कुछ समय पहले जहाँ आप बैठे थे वहाँ हम भी बैठते थे। हमें भी ऐसे कोई आते थे ऑफिसर जो कि शब्द बोल के जाते थे और उनसे कुछ गाइड मिलता था, कुछ प्रोत्साहन मिलता था। होता क्या है कि जब हमारे सामने कोई आता है तो वो कुछ दे के नहीं जाता, बस ये है कि आपकी जो मंजिल है वो आपकी मंजिल एक मूर्त रूप में दिखाई देने लगती है कि हमें जहाँ आज सर खड़े हैं वहाँ मुझे उससे या उससे और अच्छे जगह जाना है। तो मेरी बेस्ट विशेष आप सब लोगों के लिए है कि आप लोग जिस भी मंजिल, जिस भी मुकाम के लिए लगे हुए हैं वो मुकाम जरूर हासिल हो। फिर उसमें एक शब्द जुड़ता है, बहुत चर्चित शेर भी है, मुकम्मल जहां कभी किसी को नहीं मिलता, लेकिन उस लाइन को कभी अपनी मंजिल में बाधा नहीं बनने देना है। आपको अपना, आप जो करेंगे, जो होना है वो सिर्फ आपको करना है, और जो मिलना है वो आपके फेट में डिसाइड है आपको क्या मिलना है। बस उस मंजिल की तरफ आपको अच्छे से, पूरे शिद्दत से, पूरी अपनी ईमानदारी से, वो न मतलब न किसी को दिखाने के लिए, मम्मी पापा को दिखाने के लिए वो देख रहे हैं मैं 18 घंटे पढ़ रहा हूँ, या किसी को बताने के लिए, आपको सिर्फ अपने को बताना है और जमाने को दिखाना है। ठीक है, तो आप जो काम करिए वो अपने आप खुद सेटिस्फाई होइए कि मैंने जो काम किया उससे मैं खुद संतुष्ट हूं कि नहीं। आप पढ़ते हो, पढ़ के अपना इवेल्युएशन, अपना मूल्यांकन स्वयं करिए कि आपने क्या पढ़ा और जितना पढ़ा उसमें से आपके पास बचा क्या। आदमी पढ़ता है 8 घंटा पढ़ा, उसके बाद अगर आप आंख बंद करके उसको मूल्यांकन करेंगे मैंने 8 घंटे में जो पढ़ा उसमें से मेरे अंदर कितना है, तो वही आपकी चीज है जो आपके पास बची। इसे होता है जोड़ घटाना, कि आपके पास अंत में कैलकुलेटेड बचा क्या। तो आपकी मेहनत आपको करनी है और आपका किया हुआ काम आपको ही प्रतिफलित करेगा, बशर्ते जो कोचिंग है, जो सर पढ़ाते हैं वो हमें एक अच्छी गाइडेंस देते हैं, और गाइडेंस की बहुत आवश्यकता है और बहुत महत्व भी है। हमें क्या करना है वो तो सब जानते हैं, क्या नहीं करना है वो सबसे ज्यादा सीखना इससे है कि हमें क्या करना है। आप 8 घंटा पढ़े चले जा रहे हो कोल्हू के बैल की तरह, आपको पता ही नहीं कि आपको पढ़ना क्या है और कैसे पढ़ना है। स्ट्रेटेजिकल और टू द पॉइंट और कैलकुलेटेड पढ़ना है। मेहनत बहुत अच्छी चीज है, लेकिन एस्टिमेटेड, कैलकुलेटेड और टारगेटेड, इस तरह की अगर आप मेहनत करेंगे तो आपको मंजिल पाने से कोई दुनिया रोक नहीं सकती। और ये भी आपको मालूम होना चाहिए, सभी हमारे बच्चे, सब जो भी कंपटीशन में है तो सबको मालूम होगा कि हकीकत है क्या। 2 लाख फॉर्म पढ़ते हैं, 2.5 लाख फॉर्म पढ़ते हैं, वैकेंसी कितनी होती है? 400, 500, 600। तो 2.5 लाख, 5 लाख में से 500 में आने के लिए आप में कैलिबर होनी चाहिए, और वो कैलिबर तभी आएगी जब आप ईमानदारी से और पूरी शिद्दत से ईमानदारी से पढ़ाई करेंगे, न किसी को दिखाने के लिए, न किसी को बताने के लिए। जब आप पढ़ेंगे और आप चमकेंगे तो पूरी दुनिया अपने आप देखेगी, आपको पूछेगी, आपको जानेगी कि आप कहाँ हैं और कैसे हैं। तो इसमें से
स्ट्रीम सबकी ह्यूमैनिटी है कि साइंस बैकग्राउंड के भी बहुत लोग होंगे? किसी ने पीसीएस एग्जाम दिया है इसमें से? अभी किसी ने नहीं दिया है? आपने भी नहीं दिया? सब फ्रेश? हाँ। ओके ओके। तो अभी कोई सबसे पहले अटेम्प्ट करने वाले कोई है इसमें जो अटेम्प्ट लेना बहुत मतलब नियरेस्ट अटेम्प्ट अगले साल लेना है 2026 में या 27 में? हाँ बताएं आप, अगर कोई आपकी क्वेरी हो तो आप एकदम बता सकते हैं। हालांकि फैक्चुअल नॉलेज हम लोगों को 10 साल लगभग 10 साल सर्विस में आता है और सर्विस की जद्दोजहद इतनी होती है कि अपने घर का काम भूल जाता है, तो पढ़ाई लिखाई तो बहुत दूर की बात है। बाकी जीवन के अनुभव और तैयारी के अनुभव वो मैं शेयर कर सकता हूं आपसे। आपको जो भी क्वेरी हो, जो भी कुछ पूछना चाहते हो, आप एकदम पूछ सकते हैं। किसी को भी निसंकोच। हाँ फर्स्ट ऑफ ऑल गुड इवनिंग सर। यस सर मतलब आपका एक्सपीरियंस कैसा रहा है अभी तक की आपकी जर्नी में, और हमें मतलब कौन कौन सी चीज़ें ऐसी फॉलो करनी चाहिए तो आगे आगे आने वाले अटेम्प्ट्स में हम अपना 100% दे पाएं? अच्छा, आपका सब्जेक्ट क्या है चूज किया आपने? और अभी तो तैयारी चल ही रही है। अच्छा, अभी मतलब कोई सब्जेक्ट डिसाइड नहीं किया किस सब्जेक्ट से देना है? अभी तो शायद सिंगल सब्जेक्ट है। ओके ओके। अच्छा, सिविल में भी है और स्टेट में भी सिंगल सब्जेक्ट ही है? अच्छा बस, मतलब कोई सब्जेक्ट नहीं है? हिस्ट्री ज्योग्राफी पॉलिटिकल ऐसा कुछ नहीं है? ओके ओके। और जीएस के भी 4-5 पोर्शन है शायद उसमें? अच्छा। और 2023 में इन्होंने क्या किया है, जो ऑप्शनल हुआ करता है ऑप्शनल को चेंज करके इन्होंने कहा कि यूपी स्पेशल करवाएं। ओके ओके ओके। और यूपी स्पेशल में इन्होंने कहा कि तो इस पैटर्न में कोई एग्जाम हुआ अभी इस पैटर्न में 23 वाला हुआ था, ये 24 वाला पीसीएस है। ओके ओके और एग्जाम ओके। और सिविल वाले में जो रहा है, सिविल वाले में एक सब्जेक्ट है अभी, अब वो सिंगल हो गए। दोनों पास। ओके ठीक है। जैसे आपने बताया, जैसे कि सर ने बताया, अभी चूंकि मैं टच में नहीं हूँ तो बहुत मुझे आइडिया नहीं है क्या सब्जेक्ट है। यूपी स्पेशल है तो यूपी स्पेशल तो आपको यूपी के आप नागरिक हो और यूपी का तो नॉलेज आपको होना ही चाहिए। यूपी में यूपी का इतिहास, यूपी की ज्योग्राफी, यूपी का कल्चर, यूपी का मतलब जो भी पॉलिटिकल सिनेरियो है वो आपको मालूम होना चाहिए। मेरा जो अनुभव रहा है, मेरा अनुभव बहुत अच्छा नहीं रहा है। मैं इससे पहले, प्लीज बैठ जाएं, इससे पहले मैं उत्तर प्रदेश लोक सेवा आयोग की पहले लोअर की एग्जाम हुआ करती थी। लोअर में भी 2 सब्जेक्ट हुआ करते थे 2013 तक। उसके बाद लोअर समाप्त हो गया। अब सारे लोअर के पद पीसीएस यूपी कमीशन में सिर्फ एक परीक्षा होती है, उसमें सारे लोअर के पद उसी में कंबाइंड हो गए। तो लोअर परीक्षा के थ्रू मैं हुआ था चाइल्ड डेवलपमेंट ऑफिसर, वहां मैंने नौकरी की। और मैं पीजी करने के बाद मैं जौनपुर का रहने वाला हूं। मैं पीजी करने के बाद 2001 में इलाहाबाद यूनिवर्सिटी इलाहाबाद आया था तैयारी करने। 2002 में मैंने पहला इंटरव्यू दिया लोअर का, उसके बाद 2004 में दिया, फिर 2008 में दिया, इसी बीच 2008 का पीसीएस दिया, इंटरव्यू दिया, फिर 2011 का इंटरव्यू दिया, इसी बीच 2008 का छत्तीसगढ़ पीसीएस का इंटरव्यू दिया, इसी बीच 2005 में जेआरएफ हो गया मेरा 2 बार। जून पहले बार 2, पता नहीं कब होता है, पहले बार साल में 2 बार जेआरएफ होता था, एक बार दिसंबर में, एक बार जून में। तो मेरा दोनों में जेआरएफ हुआ, नेट भी हुआ, जेआरएफ हुआ। फिर चूंकि मैं बहुत अच्छे घर से नहीं था, सामान्य आप लोगों की तरह सामान्य फैमिली से था, तो ये था कि जेआरएफ में अच्छी खासी फेलोशिप, उस समय मेरे समय में 12,000 रुपये मंथली मिलता था। तो 12,000 2005-7 में बहुत हुआ करता था, आज से लगभग हमको लगा 10-15 साल पहले। फिर मैंने जेआरएफ किया, उसके बाद फिर 11 में इंटरव्यू दिया, नहीं हुआ। फिर 13 में इसमें मैं जॉब कर रहा था, उसी दौरान मेरा इसमें हुआ। फिर 14 में इंटरव्यू दिया, उसमें भी नहीं। फिर 16 में फिर इंटरव्यू दिया, नौकरी करने के दौरान लगभग 2 साल नौकरी हो गई थी मुझे, 3 साल। तो ये तो मेरी मेहनत, मतलब मैं ये बताना चाह रहा हूं कि आदमी जब एंट्री आप करते हैं सिविल सर्वेंट में, तो उसमें आपका रिजल्ट आना चाहिए। आप पता लगा 1 अटेम्प्ट दिए, 2 अटेम्प्ट दिए, 3 अटेम्प्ट दिए, 4 अटेम्प्ट दिए और आप प्री के आगे नहीं बढ़ रहे हैं, तो फिर आप अपने अंदर झांकिए कि मैं कुछ न कुछ कमी है, और वो कमी सिर्फ आप पहचान सकते हो। अपना मूल्यांकन आपसे बेहतर नहीं कर सकता कोई।
हाँ, कोई आपका गुरु है, कोई गाइड करने वाला है, तो वो आपको आपसे पूछेगा, आपको परखेगा, फिर आपको बताएगा कि इसमें ये कमियां हैं। उस कमियों को इंगित करने की कला आनी चाहिए। जिसको अपनी कमियां ढूंढने आ गया वो बहुत ऊंचाई पे जाएगा, लेकिन अपनी कमियां इतने आसानी से दिखती नहीं किसी को। किसी इंसान को कह दीजिए कि आप अपने 10 कमी बता दीजिए, तो शायद वो कतई नहीं बता पाएगा अपने 10 कमी। तो अपना मूल्यांकन करना आना चाहिए। और अगर आप सक्सेस हो रहे हैं, अगर आप प्रीली क्वालिफाई कर रहे हैं, मेंस क्वालिफाई कर रहे हैं, इंटरव्यू तक पहुंच रहे हैं, तो फिर आप इंटरव्यू में अगर फेल हो रहे हैं बार बार, तो आप देखिए कि आपकी स्पीकिंग क्वालिटी कैसी है, आपका चीजों को प्रेजेंट करने की क्वालिटी कैसी है, प्रेजेंट करने का तरीका कैसा है। हो सकता है सामने वाला आपको चाह कुछ रहा हो, आप उसको प्रेजेंट कुछ और कर रहे हो। तो इसी तरह मतलब लोक सेवा आयोग ने जो 3 स्टेप परीक्षा बनाई है, वो इसीलिए बनाई है कि पहले आपका तथ्यात्मक ज्ञान चेक कर लिया जाए पीटी में, कि आपको फैक्चुअल नॉलेज है कि नहीं। कोई भी, जैसे मान लीजिए आप एसडीएम बन गए या आप सीओ बन गए, सर्किल अफसर, तो आपको तथ्यात्मक आना चाहिए कि किसी भू अभिलेख में कौन कौन सी धाराएं हैं, कौन सा भू अभिलेख कब बना है, कहां से किस क्राइम में कौन सी धारा लगेगी, किस क्राइम में कौन सा लगेगा। तो ये आपको फैक्चुअल नॉलेज होना चाहिए, वो आपसे पीटी में चेक कर ले। फिर आपके बाद मेंस होता है। मेंस में आपका नॉलेज चेक होता है कि आपको किसी भी चीज को प्रेजेंट करने की क्षमता कैसी है। आपको पूछ लिया जाए मथुरा में भू जल समस्या है, इसको कैसे समाधान किया जाए, तो भू जल समस्या को 10 लोगों को दे दिया, 10 लोग उसके समाधान के 10 तरीके बताएंगे। तो इसलिए मेंस रखा गया है। अब इंटरव्यू में, प्री और मेंस में जो प्रश्न पूछता है वो आपको दिखता नहीं है। किसी ने प्रश्न बना दिया, आपको कागज में प्रश्न दिख रहा है, आप उसका, लेकिन इंटरव्यू में पूछने वाला व्यक्ति आपको आई टू आई कांटेक्ट हो रहा है। वो भी आपकी फेस रीडिंग करता है, आपकी हाथ पैर, आपकी फेस करने की कैसे आपके बॉडी में सियरिंग तो नहीं हो रही है, आप कैसे फेस कर रहे हैं, आई टू आई कांटेक्ट हो रहा है नहीं हो रहा है, ये बहुत मायने रखता है। ये आपके कॉन्फिडेंस को दिखाता है, आपके नॉलेज को दिखाता है, आपको किसी भी समस्या, किसी भी व्यक्ति को फेस करने की क्षमता को दिखाता है। इसीलिए 3 स्टेप रखा गया है पीसीएस में, कि आपके अंदर आपको जो पीसीएस सिलेक्ट करता है, जो भी लोक सेवा आयोग, मैं यूपी के नहीं बता रही हूँ, इंडिया के कोई भी लोक सेवा आयोग है, वो जिसको सिलेक्ट करता है उसको ये मानता है कि ही इज परफेक्ट मैन। उसको तथ्यात्मक ज्ञान भी है, उसको प्रेजेंटेशन का भी है, और उसको आई टू आई मतलब किसी समस्या को फिजिकली फेस करना होगा, किसी व्यक्ति को, किसी भीड़ को, किसी माप को, तो इजिली वो फेस कर सकेगा। तो आपके अंदर भी वो तीनों चीजें, आप कभी भी किसी भी मुद्दे को देखिए, किसी भी चीज को देखिए, तो हर दृष्टिकोण से देखिए। जैसे अगर आप अपने आंख कान खुले रखे हैं, आप न्यूज़पेपर पढ़ रहे हैं, तो आपको जितने भी जीएस के पेपर हैं, सोशल इश्यूज हैं, सोशल जितने भी टॉपिक्स हैं, तो आपको बहुत सारी चीजें, आप अगर थिंकिंग चिंतन करेंगे तो उसके समाधान अपने आप उसको देख सकते हैं। हम लोगों के समय में, मैं जब पढ़ता था तो बहुत ज्यादा ये सब मटेरियल्स रेडीमेड उपलब्ध नहीं हुआ करते थे, कोचिंगें बहुत कम हुआ करती थी, और मटेरियल अपने आप से बनाना पड़ता। हम लोग समय ये होता था, सीनियर कोई बना नोट्स मिल जाए तो बहुत बढ़िया मिल जाता था, तो ये हम लोग मेहनत नहीं करनी पड़ेगी। मैं अपना बताऊं, मैं हिंदू अखबार पढ़ता था इंग्लिश में, क्योंकि मैं इंग्लिश में पीजी हूं, उसके बाद मैंने हिस्ट्री में पीजी की। मेरा एक एजुकेशन बैकग्राउंड भी बहुत स्ट्रांग था, क्योंकि जब मेरा 2002-3-4 इंटरव्यू नहीं हुआ, तो एक होता अपने आप को भी लगने लगता है, और आपकी सोसाइटी, माता पिता, परिवार, और खास करके जो पड़ोसी होते हैं वो जरूर पूछने लगते हैं, यार बहुत दिन हो गया, क्या करा, होगा कि नहीं होगा। तो वो जो प्रश्न होता है पड़ोसियों का, बगल का, वो आपके अंदर कॉन्फिडेंस को चेक करता है कि आप कितना कॉन्फिडेंट हो। बहुत लोग वहीं पे टूट जाते हैं, बुढ़िया बस्ते उठाए चले आए। तो मेरे अंदर भी लगा यार एक कोई सेफ जोन होना चाहिए। तो मैंने एजुकेशन, चूंकि जेआरएफ मेरा हो गया था, तो फिर मैंने बीएड भी किया, मैंने नेट भी किया, फिर मैंने पीएचडी भी पूरी की, फिर मैंने बीएड 2 बार किया, 1 बार किया आईएएस का मेंस, फाइनल एग्जाम था बीएड का मेरा, आईएएस का मेंस उसके टकरा गया, छोड़ दिया। फिर दोबारा बीएड किया, फिर मैंने बॉम्बे आर्ट किया, फिर मैंने आर्ट से एक आप लोग एलटी में एक सब्जेक्ट होता है आर्ट टीचर का, उस आर्ट टीचर के लिए आपका हाई स्कूल में एज ए सब्जेक्ट एक विषय आर्ट होना चाहिए। फिर मैंने सर उस आर्ट से, हाई स्कूल से आर्ट किया एकल विषय से। तो मैंने एजुकेशन की कोई ऐसी डिग्री नहीं थी जो मेरे पास नहीं हो। और पीएचडी फिर मैंने 2014 में सबमिट की अपनी, और सबमिट करके भूल गया, फिर नौकरी में आ गया 15 से, फिर मेरी अवार्ड हुई अभी 2021 में। तो ये एक सेफ जोन मैंने रखा कि बाय द वे अगर नहीं हुआ तो
तो कम से कम बेरोजगारी का आलम न रहे, किसी के आगे हाथ न फैलाना पड़े। तो वो एक चीज ठीक है, लेकिन अपने ऊपर कॉन्फिडेंस होना बहुत जरूरी है, और आपके साथ साथ आपके फैमिली का सपोर्ट आपको होना बहुत जरूरी है। कभी कभी फैमिली भी हिम्मत हारने लगती है जब आपका समय ज्यादा लगने लगता है। ये जरूरी नहीं है कि हर बच्चा पहले अटेम्प्ट में, दूसरे अटेम्प्ट में, तीसरे अटेम्प्ट में ले, वो उसका अपना फेट है, अपनी मेहनत है। ये रेयर होता है कि कोई पहले दूसरे अटेम्प्ट में हो जाए। आप अभी इस बार आप देखिए यूपीएससी जो टॉप की है वो 4th या 5th अटेम्प्ट में आसक्ति दुबे। तो ये जरूरी नहीं है, वो आपका अपना कर्म और आपका अपना भाग्य, कर्म के साथ साथ भाग्य, ठीक है। तो दोनों का बैलेंस होना बहुत जरूरी है। कर्म आपके हाथ में है, भाग्य ऊपर वाले के हाथ में। तो आप सिर्फ अपने कर्म पे विश्वास करिए कि आप जो कर रहे हैं वो बेस्ट कर रहे हैं। बाकी आप कर्म करेंगे और ईमानदारी से कर्म करेंगे तो दुनिया की कोई ताकत नहीं है कि आपको सफलता न मिले। कभी निराश नहीं होना, कभी हताश नहीं होना। 1 परीक्षा, 2 परीक्षा, 3 परीक्षा, मतलब आप ये जिद कर लो कि मुझे ये चीज पानी है तो किसी कीमत पे मिलेगी आपको, बशर्ते आप उसमें लगे रहिए पूरे तन मन और पूरी शिद्दत से। आपका नीयत कभी गड़बड़ नहीं होनी चाहिए। नीयत से आप लगेंगे तो आपको मंजिल हमेशा मिलेगी। और मैंने तो बहुत संघर्ष देखा है, और ईश्वर न करें कभी आप लोगों को इस तरह का संघर्ष मिले, लेकिन संघर्ष आपको जिंदगी में बहुत कुछ सिखाती है। मैं इलाहाबाद में लगभग 10 साल मेरा समय बीता है तैयारी करने का, लेकिन उसका ये रिजल्ट है 10 साल का कि आज कोई ऐसा यूपी का कोई डिस्ट्रिक्ट नहीं जिस डिस्ट्रिक्ट में हमारे साथ के 2-4 अधिकारी ढंग के अधिकारी ना हो। कोई ऐसा जिला नहीं है जहां मुझे जाना होता है, मुझे पहले से पता होता है कि मेरा ये मित्र या मेरा ये जूनियर या मेरा सीनियर कोई न कोई आपको मतलब किसी न किसी डिस्ट्रिक्ट में मुझे मिल जाते हैं। तो आदमी कुछ खोता है तो कुछ उसको उसके कंपनसेट कहीं न कहीं जरूर ईश्वर करता है। तो 10 साल मेरे जिंदगी के जरूर गुजरे इलाहाबाद में, प्रयागराज में, लेकिन उसने जो दिया और जो आपके नसीब में होता है वो ईश्वर पे विश्वास जरूर करना चाहिए कि जो आपके लिए सबसे फिट होगा वो आपको वही देगा। कभी कभी हमको लगता है यार मैंने बहुत मेहनत की, मुझे ये मिला, लेकिन ईश्वर से जैसा निर्णय करने वाला कोई नहीं। वो इतनी दुनिया, अगर ईश्वर है तो इतनी बड़ी दुनिया वो चलाता है, तो उससे बड़ा मैकेनिज्म किसी के पास नहीं है। तो बस अपना कर्म करिए, अपनी से पूरी ईमानदारी से, पूरी शिद्दत से अपना कर्म करिए, आपको आपकी मंजिल जरूर मिलेगी। और किसी को कोई जी बताएं। फर्स्टली थैंक यू सो मच सर। आप एक सीनियर ऑफिसर हैं, तो आपने भी अपने जूनियर ऑफिसर्स को देखा होगा। तो आपकी नज़रों में एक एक्यूरेट एंड एम्बिशियस ऑफिसर के लिए डिफाइन क्या है? आपकी नज़रों में क्या क्या क्वालिटीज होनी चाहिए जो एक अच्छा ऑफिसर बनाने के लिए रिक्वायर है? बहुत अच्छा क्वेश्चन है आपका। देखिए हमारे हिसाब से, देखिए आप बढ़िए, हर कोई भी प्रश्न आप पूछेंगे, इतने हमारे बच्चे हैं, कोई भी प्रश्न पूछेंगे तो उसका ये जो क्वेश्चन है आप लोगों के, ये क्वेश्चन मानविकी क्वेश्चन है। इसका जवाब कोई साइंटिफिक नहीं होगा, 2+2 4 ही होगा। इसका आंसर अगर आप हमसे पूछेंगे तो उत्तर अलग होगा, आप इनसे पूछेंगे तो इनका व्यू अलग होगा, सर से पूछेंगे तो इनका उत्तर कुछ अलग होगा। मेरे हिसाब से एक अधिकारी में सबसे बड़ा जो गुण होना चाहिए वो होता है मानवता। उसको सामने वाले जो कोई भी उसके साथ फरियादी आ रहा है या आम जनता आ रही है अपनी शिकायत लेके, कोई भी क्रिमिनल को मतलब वो आपको जज करना है, कोई भी जांच करनी है, तो आप के सामने सबसे पहले जब कोई व्यक्ति आता है तो आप ये समझिए कि अगर उसके जगह आप होते तो क्या करते। जिस दिन आदमी उसके जगह अपने को रख के काम करने लगेगा, फिर वो किसी के साथ इनजस्टिस नहीं करेगा, पहली बात। दूसरी बात कि चीजों को कभी भी जज्बाती होकर निर्णय नहीं लेना चाहिए, किसी के आंसुओं में बह के, क्योंकि आंसू घड़ियाली बहुत मिलते हैं। हर आंसू ईमानदारी से हृदय से नहीं निकलते, कुछ केवल आंखों से निकलते हैं दिखाने के लिए कि सामने वाले को मैं प्रभावित कर लूं। तो वो आपको जज करने आना चाहिए कि किसके फेस का आंसू सही है, किसके फेस का आंसू फ्रॉड है। तो सामने वाले की भावना को पढ़ना आना चाहिए। वो तब आएगा जब आप धीरे धीरे अनुभव बढ़ेगा। तो ह्यूमैनिटी आपके नेचर में मूल होनी चाहिए, प्लस चीजों को समझने आना चाहिए। सामने वाले को कभी भी किसी ऑफिस में आप जाइए, आप लोग भी कभी काम कर जाते होते हैं, किसी भी व्यक्ति को का काम आप कर सकें या न कर सकें, क्योंकि हर अधिकारी, चाहे वो डीएम हो, चाहे वो कोई चपरासी, कोई भी किसी भी पद पर हो, हर व्यक्ति का हर काम कोई भी अधिकारी नहीं कर सकता। आप कर सके चाहे न कर सके, सामने वाले की बात को बहुत धैर्य से, बहुत ईमानदारी से और बहुत ही
प्यार से सुन लीजिए तो उसकी आधी समस्या, उसकी आधी भावनात्मक जो कष्ट होता है उसको समाप्त हो जाता है। तो एक अधिकारी में, एक कर्मचारी में ये चीजें होनी चाहिए। किसी कोई भी आपके पास किसी उम्मीद से आ रहा, पहले आप उसको सुन लीजिए, अच्छे से बैठा के प्यार से सुन लीजिए। वो इतना सेटिस्फाई आप कर ना पाए, अगर कर दिए काम तो वाह वाह, कोई बात नहीं, नहीं कर पाए तो जाके बताएगा साहब बड़ा अच्छा अधिकारी था, बड़े अच्छे से बैठाया, पानी पिलाया, मेरी बात सुना, उसके बाद मेरा काम होने लायक होगा तो हो जाएगा। उसको इतना विश्वास होगा कि आपके इस व्यक्तित्व से कि वो आपके व्यक्तित्व का पूरा मूल्यांकन कर लेगा कि आदमी मेरा काम होने लायक होगा, जरूर करेगा, मुझे पैरवी करने की जरूरत नहीं पड़ेगी। तो मेरे हिसाब से एक अधिकारी में जो, देखिए, जो आदमी के पास होता है, जो चश्मा वो लगाता है उसी चश्मे से पूरी दुनिया को देखता है। आप जैसे होंगे वैसे ही पूरी दुनिया को देखेंगे, वैसा ही सामने वाला व्यक्ति आपको दिखेगा। मैं ऐसा हूं, मैं जैसा मैं हूं वैसा ही मैं सोचता हूं कि मेरे ऑफिस में कोई आए, मैं ऑफिस से कभी निकलता हूं, मुझे टहलता हुआ कोई व्यक्ति दिखता है तो पूछता हूं भाई किस काम से आए हो। कोई भी, हर व्यक्ति का समय, इस वर्ल्ड में सबसे ज्यादा कीमती कोई वस्तु है तो वो है टाइम। यही एक चीज है जो आपको कभी रिगेन नहीं होती, अगर चला गया सब तो फिर दोबारा नहीं आएगा। तो अगर आपके पास कोई व्यक्ति आ रहा है किसी काम से तो उसको शिद्दत से सुनिए और उसकी जो समस्या आपके पास आप समाधान करने लायक हैं या आपके रेंज में है, नियम कानूनों के तहत है, तो आप उसको जरूर करिए। किसी व्यक्ति को झूठी तसल्ली, झूठा आश्वासन, बिना मतलब उसको 10 बार दौड़ाने वाला काम कभी नहीं करना चाहिए किसी भी ऑफिसर्स को। ये मेरा व्यू है। मुझे लगता है आपके प्रश्न का उत्तर मिल गया होगा। और कोई? यस, आपका सबसे पहले, प्लीज, सबसे पहले आपने प्रश्न पूछा, सबसे आगे बैठे हैं, इनका हक पहले बनता है। बताएं। गुड इवनिंग सर। Yes. सर, वो कौन से ऐसे चैलेंजेस थे जो आपने फेस किए अपने अर्ली पोस्टिंग्स पर और ट्रेनिंग पर? पोस्टिंग में मतलब सबसे पहले ये चैलेंज होता है, किसी भी आप लोगों को भी ये चैलेंज फेस करना पड़ेगा। जब आपका सिलेक्शन होगा तो सबसे पहले पोस्टिंग क्या आएगा कि यार आपकी पोस्टिंग कहाँ हो। हर व्यक्ति पहली पोस्टिंग में ये चाहता है, जब कोई अधिकारी बनता है तो उसको एक चीज का होता है, यार मैं अपने घर आसपास रहे तो लोग देखेंगे यार मैं क्या बनाऊं, मतलब अपने लोगों को के बीच में आपकी अहमियत को आपको दिखाने का अभिलाषा होती है कि मैं अपने लोगों के बीच में रहूं। तो कोई अपना आएगा देखेगा, हाँ भैया या चाचा जो भी आपका रिश्तेदार होगा वो देखेगा कैसे हैं आप, कहाँ किस स्थिति में हैं। तो पोस्टिंग सबसे पहले चले जाता है पोस्टिंग कहाँ हो। तो आप चाहेंगे कि हमारा मेरे घर के नजदीक या कहीं जहां भी, जैसे आप तैयारी कर रहे हैं, जैसे मैं जब आया तो मैं उसमें तैयारी के फेज में था, तो मैंने हेडक्वार्टर पे मैं गया तो मैं कहा सर मैं भी तैयारी कर रहा हूँ, मुझे लखनऊ के इर्द गिर्द या ऐसी जगह दिया जाए, जैसे दिल्ली के आसपास दे दिया जाए, गाजियाबाद या लखनऊ के आसपास या प्रयागराज दे दिया जाए, जहां से मैं थोड़ी सी तैयारी भी कर सकूं। अभी मैं फ्लो में हूं तो एक बार और अटेम्प्ट देना चाह रहा हूँ, लेकिन सुनता कोई नहीं है। फिर मेरी पोस्टिंग हुई फर्रुखाबाद, ऐसी जंगल एरिया जहां पर कोई कनेक्टिविटी नहीं थी। मेरे ही समय में आगरा और लखनऊ एक्सप्रेसवे बना है। जब मैं फर्रुखाबाद पोस्टेड हुआ, वहां से लखनऊ जाने में 7 घंटे लगते थे, बाया हरदोई बहुत सिंगल रोड हुआ करती थी, उधर से होकर जाना पड़ता था, कोई साधन नहीं था। एक ट्रेन चलती है केवल फर्रुखाबाद से लखनऊ। तो ऐसी जगह मेरी पोस्टिंग दी गई जहां पर कोई स्टेब्लिशमेंट नहीं था, बिल्डिंग बहुत जर्जर, न कोई गाड़ी था न कुछ था। 6 महीने पहले वहां के ऑफिस में मारपीट हुई थी, पूरा ऑफिस सस्पेंड था, मतलब क्लास 2 ऑफिसर से लेके क्लास 4 क्लास 3 सब सस्पेंड थे, 1-2 आदमी पूरा ऑफिस में बचा था। ऐसी जगह मेरी पोस्टिंग दी गई, जबकि मैंने बोला सर मैं भी ट्रेनिंग करके आया हूँ, मुझे बहुत राजी नहीं। तो ये चैलेंजेस आपको मिलेंगे, आप जो चाहोगे वो उसके विपरीत मिलेगा आपको। लेकिन चैलेंज आदमी को बहुत मजबूत बनाता है, चैलेंज से कभी नहीं घबराना चाहिए, क्योंकि अच्छी परिस्थिति में तो कोई भी डेवलप कर जाएगा, खराब परिस्थिति में अगर आपने अच्छा करके दिया तो आपकी एबिलिटी, आपकी कैपेसिटी, आपकी लीडरशिप, आपका नेतृत्व क्षमता, आपका व्यक्तित्व सब वहीं दिखता है। आपको अपना पूरा दिखाने का अवसर वहीं मिलता है जहां खराब परिस्थिति में आपको भेजा जाए। अच्छी परिस्थिति सब कुछ बना बनाया रहेगा तो वहां क्या करें, वहां कुछ करना ही नहीं है, वहां बस एक सीट बदली, आप सीट पे बैठ जाइए, कलम चलाइए, बस कोई दिक्कत ही नहीं है। तो चैलेंज हमेशा आदमी को बहुत मजबूत बनाता है और उसको और निखरने का और विकसित होने का मतलब अटेम्प्ट उसको मौका देता है। तो कभी भी परिस्थिति विपरीत मिले तो कभी नहीं घबराना चाहिए। वो परिस्थिति विपरीत में आपको और अवसर देती है कि आप अपना बेस्ट कैसे देंगे। मेरे हिसाब से तो चैलेंजेस यही है। बाकी तो नौकरी में
आपके बॉस, आपके जूनियर, आपके कलीग, आपका टीम कैसी मिलती है, उस पर आपके परफॉर्मेंस बहुत अच्छे है। कभी कभी आपकी टीम ऐसे मिलती है कि हमेशा हर चीज पे आपकी टांग खींचने वाली रहेगी। आप बताएंगे उत्तर जाना तो दक्षिण जाएंगे, मतलब आपको हमेशा मेंटल स्ट्रेस देते रहेंगे कि आप सोचोगे कि ये काम ना कर पाए। और ऐसी भी टीम मिलती है कि आपसे 2 कदम आगे चलती है, तो वहां भी काम करना है आपको और हर टीम के साथ काम करना है। तो आपकी इसीलिए तो आपको क्लास 2 अफसर बना के भेजा गया है कि आप टीम को कैसे मैनेज करते हैं, टीम को अपने साथ लेके कैसे चलते हैं, या टीम को अपने हिसाब से कैसे मैनेज करते हैं, वो वही आपकी क्षमता है। और जब आपका सुपर बॉस फोन करेगा तो ये नहीं आपको कोई दे दिया का टारगेट, तो ये नहीं कहेगा, आप नहीं कहेगा साहब आज फलाने मेरा एम्प्लॉय बीमार हो गया, फलाना छुट्टी पर था, आज बाढ़ आ गई। आपको किसी भी स्थिति में वो काम कराना है तो आपको कराना है, ये आपकी काबिलियत है, इसीलिए आपको हेड ऑफ ऑफिस बना के भेजा गया है। तो ये चैलेंजेस तो हमेशा हैं जीवन में। एक सिंपल आदमी जो एक ठेला लगाता है रोड किनारे, उसको भी चैलेंज है। पानी बरस गया, बेचारे का कोई आया ही नहीं बिका, कभी तूफान आ गया उड़ गया, तो चैलेंजेस तो हर जगह है। और नौकरी में तो बहुत चैलेंजेस है, बहुत। और आज का जो परिवेश है सरकारी एम्प्लॉइज के लिए वो बहुत चैलेंजिंग है, क्योंकि इतना अपेक्षाएं हो गई हैं, इतना आदमी जागरूक हो गया है कि आप को सबको सेटिस्फाई कर नहीं सकते, सबका काम आप पूरा कर नहीं सकते, लेकिन आपको अपनी टैक्टिस, अपनी बौद्धिक क्षमता, अपने विवेक, अपने बुद्धि से चीजों को इजी करके अपना काम निकालना है। यही आपकी कुशलता है। बाकी जिंदगी, समय, समस्याएं ये सब आपको सिखा देती हैं, बहुत अच्छा इंसान बना देती हैं। बस आप में सीखने की क्षमता कभी नहीं बंद करना चाहिए कि अब मैं बहुत सीख गया हूं, मुझे सीखने की जरूरत नहीं है। हर पल, हर व्यक्ति से, हर समाज से, हर परिस्थिति में आप कुछ न कुछ सीखते हैं। और हर इंसान, इसमें जितने बच्चे बैठे हैं, हर इंसान में एक ऐसी क्वालिटी है जो किसी दूसरे व्यक्ति में नहीं हो सकती। ईश्वर ने हर व्यक्ति को यूनिक बनाया है। कुछ क्वालिटी ऐसी है जो कि अन्य दूसरे व्यक्ति में नहीं हो सकती। तो हर व्यक्ति अपने आप में यूनिक है। कभी किसी भी बच्चे को, किसी भी हमारे कंपटीटर को अपने आप को कमजोर नहीं समझना चाहिए। ये समझना चाहिए जो मेरे पास ईश्वर गुण है, जो मेरे पास है, वो सबसे यूनिक है, वो और किसी के पास नहीं हो सकती। और कोई? अच्छा, हाँ। First of all, good evening, sir, and thank you for taking some time, your precious time for us taking out. Sir, मेरा क्वेश्चन ये है कि आजकल करप्शन बहुत ज़्यादा है, तो हम एज अ डीएम या एज अ आईपीएस हम पोस्ट होंगे, तो हमको उस करप्शन से बचना है, तो हम उस करप्शन से कैसे बच सकते हैं? क्योंकि जो बड़े बड़े लोग होते हैं, जो पैसे वाले होते हैं, वो करप्शन देते हैं, कोई भी काम करवाने के लिए पैसा देते हैं। अगर हम नहीं करते हैं, उनकी जो फाइल पर उस पर सिग्नेचर नहीं करते हैं, तो हमारा बार बार ट्रांसफर करवाते रहते हैं। तो बार बार ट्रांसफर करवाते रहते हैं, उससे हम हो जाते हैं परेशान। तो हम उससे कैसे बच सकते हैं? ठीक, आपका लास्ट था कि अगर हम किसी व्यक्ति का पैसा नहीं लेंगे तो वो या उसके हिसाब से काम नहीं करेंगे तो हमारा ट्रांसफर करा देगा। इससे अच्छी कोई बात हो ही नहीं सकती। बस एक मिनट बस। हेलो, अभी एक जगह बिजी हूँ, बताओ। हाँ 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 हाँ, ठीक 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 ठीक। तुम ठीक, बहुत बढ़िया। ओके, और इसमें से आप 14 माइनस करके और तो पेमेंट करना क्यूआर पे जो मैंने भेजा है आपको। अच्छा अच्छा अच्छा। तो अभी ओमवीर, अभी मैं 20 मिनट तुमको कॉल करता हूँ, ठीक है? बैठो अभी मैं। हाँ, आप पेमेंट कभी भी कर देना, मैं गाड़ी से करवा दे रहा हूँ। हाँ कर भी। 1000 रुपए का पेमेंट करना, जो पेट्रोल बना है तो अलग क्यूआर मुझे पास है। ओके ओके, करके नहीं दिया। अरे तुम जैसे कहोगे वैसे भेज दूंगा मैं, ठीक है? ओके ओके। हाँ, आपका प्रश्न था हाँ करप्शन पे। देखिए, ट्रांसफर से अच्छा कुछ नहीं है। जितना अधिक ट्रांसफर होगा उतना ही अधिक दुनिया देखने का आपको अवसर मिलेगा, उतने ही अधिक जिले देखने को मिलेंगे, उतने ही अधिक लोगों से मिलने का अवसर मिलेगा, उतने ही तरह की समस्याओं को फेस करने का आपको अवसर मिलेगा, उतने ही तरह के सामाजिक परिवेश को देखने का मौका मिलेगा। और रही, अगर आप ईमानदार हैं तो दुनिया की कोई ताकत आपको हिला ही नहीं सकती,
क्योंकि जो अपना परिवेश है कि आप कितनों बंद कमरे में जो काम करिए, ये अंडर टेबल का काम, वो ऊपर तक उसकी दुर्गंध पहुंच जाती है। और अगर सारे जनप्रतिनिधि आपको मिलेंगे, उनका मतलब कहता कोई भी डीएम की भी एक लिमिटेशन है। हर जनप्रतिनिधि, हर विधायक, हर सांसद का काम हर डीएम नहीं कर सकता। जिसका जैसे 3 विधायक आए काम लेके, 2 का होने लायक था उन्होंने कर दिया, 1 का नहीं होने लायक, तो उसको लगेगा इनका कर दिया मेरा नहीं किया, वो तुरंत जाके सीएम साहब शिकायत करेगा, साहब ये तो इस विधायक से मिले हुए मेरा नहीं कर रहे हैं। लेकिन उस सीएम साहब को मालूम है कि वो मेरा जिलाधिकारी या मेरा कप्तान या मेरा सीओ या मेरा एसडीएम, मेरा एडीएम कैसा है, सब पता है उनको सब पता है। 1 महीने जब आप किसी जिले में जाएंगे, 1 महीना, 2 महीने, 3 महीना आप छुप के या कहीं से गुप्त होके काम कर लेंगे, 5-6 महीने के बाद पता लग जाएगा। तो घूस लेना और देना दोनों क्राइम है। अब उसको लेने वाला देने वाला अपने ढंग से उसको परिभाषित करता है, अरे सर हम तो उनको दे दिया इसलिए हमने ले लिया। ये दोनों क्राइम है। आपको जो काम नहीं हो सकता, आप स्ट्रेट फॉरवर्ड सर ये नियम है, इसमें ये है, आप उनको मौखिक अगर पूछते हैं तो मौखिक बता दीजिए, लिखित पूछते हैं लिखित उनको इन रिटर्न दे दीजिए। उसके बाद आप किसी भी मंच पर, किसी भी कोर्ट में, किसी भी सदन में सीना तान के खड़े होकर अपनी बात रख सकते हैं। और अगर आपने 1 रुपया ले लिया अंडर टेबल तो आप किसी से निगाह नहीं मिला पाएंगे। तो ट्रांसफर तो कोई मतलब ही नहीं यार। हम तो चाहते हैं साला हर दूसरे साल हर साल ट्रांसफर हो मेरा, ठीक है। आपको इतना अवसर मिलेगा, हम तो 5 साल मेरा फर्रुखाबाद गुजर गया मैडम, मतलब बहुत मुझे ये फील हुआ कि 5 साल मेरे जिंदगी का एक ही जिले गुजर गया, अधिक घूमने को नहीं मिला। तो ये बहुत अच्छा अवसर, आपको अलग अलग, आप बुंदेलखंड जाएंगे वहाँ की सोशल स्ट्रक्चर अलग है, वहाँ की लैंग्वेज अलग है, वहाँ के लोग अलग हैं। आप पूर्वांचल जाइए बलिया, वहाँ के लोग, वहाँ की भाषा, वहाँ सोशल, एकदम से आपको पूरा हिंदुस्तान देखने को मिलेगा यूपी में। अगर आप मतलब जल्दी ट्रांसफर हो तो आप चाहे सहारनपुर में रहिए, बलिया में रहिए, पीलीभीत में रहिए, झांसी में रहिए, चाहे उधर श्रावस्ती सिद्धार्थनगर में रहिए, हर जगह का कल्चर, हर जगह का सोशल स्ट्रक्चर, हर जगह की भाषा, हर जगह की समस्याएं आपको देखने को मिलेंगी। आपको इतना अनुभव होगा जिसकी कोई सीमा नहीं है। और ईमानदारी तो आपकी अपनी है, आप कैसे हैं, आपको कैसा बनना है वो आपको डिसाइड करना है। अगर होता क्या है, एक अधिकारी की अपनी कोई आवश्यकता नहीं होती, मैं आपको रियल बताऊं, एक अधिकारी की अपनी कोई इच्छा बहुत आवश्यकता नहीं होती। वो अपने परिजनों, अपने रिश्तेदारों, अपने घर वालों का बोझ कंधे पे लेके ढोता है। उसकी पत्नी कहती है अरे देखिए आपके साथी ये ज्वाइन किए थे, इनके पास फलाने कार है, इनके पास फलाने बंगला है। तो आदमी सोचता है अरे यार तो मतलब हम बड़ा पीछे हो गए। तो वहीं आदमी फिर करप्शन की दिमाग में कीड़ा उसके दिमाग में घुसने लगता है, जबकि अधिकारी कभी दिमाग में आता ही नहीं है उसको। इसीलिए इतनी अच्छी पेमेंट मिलती है कि अगर आप के उल जलूल शौक और आपकी आवश्यकताएं नहीं है तो आपको कहीं किसी से लेने की जरूरत ही नहीं है, आपकी पर्याप्त सैलरी मिलती है। और मैं और मेरी वाइफ भी लोक सेवा आयोग से पीसीएस अफसर हैं, तो हम लोगों की तनख्वाह पर्याप्त आ जाती है, 1.5-2 लाख रुपए व्हाइट मनी आ जाता है, तो किसी का आगे हाथ फैलाने की जरूरत नहीं है। और आप लोग अगर इस फील्ड में हैं तो मतलब खैर उस हर चीज के, मैंने ये कहा कि उन्हें लिखी, इसका ड्रॉबैक भी है। अगर हस्बैंड वाइफ दोनों नौकरी में होंगे तो बच्चे कहीं न कहीं सफर करते हैं। या तो उनको भाई ठीक है आप सारा केयर देंगे, हर चीज सारी सुविधा देंगे, लेकिन मिलेंगे सुबह शाम मम्मी पापा, दिन में मिलेंगे नहीं, सुबह चले जाएंगे शाम को आएंगे या फिर संडे को मिलेंगे। तो हर चीज का कोई भी एक सिंपल सी कोई चीज उठाइए, उसका पॉजिटिव और निगेटिव दोनों पहलू है। आप में किसी भी अच्छी चीज के लीजिए, उसका एक डार्क फेस जरूर होगा, उसका एक नेगेटिव पक्ष जरूर होगा। तो लेकिन आपको देखना है कि उसका पॉजिटिव फेस क्या है। और जीवन में देखिए नौकरी आपकी एकदम, मैं आपकी मनोदशा एकदम समझ सकता हूं क्योंकि वहां मैं भी बैठा हूं। नौकरी जब तक नहीं मिलती है तब तक नौकरी बहुत अच्छी लगती है। कोई भी नौकरी नहीं, कोई भी चीज जीवन में, कोई भी चीज को पाने में जो मजा है वो पा लेने में मजा नहीं है। पाने तक का जो सफर होता है वो बहुत आनंददायक होता है। जब आप पा लेते हैं तो लगता है अरे सर क्या है, इसीलिए मैं इतना मरा जा रहा था, सर इतना तनाव, टेंशन, डांट, मतलब सब कुछ सुननी पड़ेगी। आपका ऊपर डांटेगा, काम नहीं होगा तो आपका जनप्रतिनिधि सुना के जाएगा, आपको तमाम तरह के तनाव देंगे। लेकिन ये तनाव को भी मैनेजमेंट करना आपकी बहुत बड़ी, इसकी एक ट्रेनिंग होती है।
स्ट्रेस मैनेजमेंट की सभी अधिकारियों को कराई जाती है। अब तो ऑनलाइन हो गई है, एक कर्मयोगी ऐप है, एक उस पर कर्मयोगी ऐप पे आप जाइए, उसमें बहुत सारी ट्रेनिंग आपको ऑनलाइन मिलती रहती है। तो आपको स्ट्रेस मैनेजमेंट आना बहुत जरूरी है। आपको तनाव नहीं लेना है, तनाव लेंगे तो 30-35 साल जाते आपको बीपी हो जाएगा, शुगर हो जाएगा, तमाम तरह की समस्याएं आ जाएंगी। अपने ऊपर ध्यान देना आपको बहुत जरूरी है। नौकरी में ठीक है, आपको नौकरी मिल गई, एक सोशल स्टेटस मिल गया, पैसा आपके पास हो गया, आप जो चाहे वो खरीद सकते हैं, जो चाहे वो पा सकते हैं। पैसा से इतनी आप अपनी इच्छाओं को कभी मारना नहीं पड़ेगा, लेकिन आपको सर्विस के दौरान अपने स्ट्रेस मैनेजमेंट को आना बहुत जरूरी है। और कोई? हमको लग रहा है आपके उत्तर से ज्यादा मैं बता दे रहा हूँ, बताएं। नहीं। जब बोर होने लगे बताइएगा, बताएं बताएं। गुड इवनिंग सर। सर जैसे कि आपने बताया कि आपने कई सारे एग्जाम दिए हैं और कई में सफलता नहीं मिली, क्या प्लान बी का रहना जरूरी है? नहीं, अगर आपने ठानी है तो जरूरी नहीं है। मैं अपना पर्सनल बता रहा हूँ, मैं ये जरूरी नहीं है कि आपका प्लान बी होना जरूरी है, लेकिन अगर ये है कि आपके परिवेश में आप किस परिवेश से हैं। मुझे ये था कि मैं जिस परिवेश से था, मुझे कोई बैकग्राउंड बहुत मजबूत नहीं था कि मैं यहाँ से अगर वापस चला गया तो मेरे पिताजी बहुत पैसे वाले हैं, एक बिजनेस खोल लूंगा और आराम से जिंदगी गुजरेगी। मुझे तो नौकरी करनी ही करनी थी, मुझे अपने पैरों पे खड़ा होना ही होना था, इसमें इसके अलावा कोई विकल्प नहीं था। तो अगर आपके पास विकल्प हो तो आप कतई प्लान बी मत यूज करिए। अगर आपके फादर का बिजनेस है या बहुत अच्छे फैमिली से बिलोंग करते हैं तो आप एकदम सिर्फ एक गोल बनाइए, मुझे मिलेगा तो मैं यही लूंगा, नहीं तो फिर मैं अपने फादर का बिजनेस संभालूंगा आराम से, कोई दिक्कत नहीं है। और बिजनेस से अच्छा कुछ नहीं है, बिजनेस से अच्छा कुछ नहीं है। न किसी से छुट्टी मांगनी है, न किसी के यहाँ टाइम से जाना। जब मन आए तो दुकान खोलिए, नहीं मन आए बंद कर दीजिए, साले को अगले दिन कमा लूंगा उससे ज्यादा। लेकिन वही बता ना, हर चीज का अपना एक लिमिटेशन है। जो ग्लैमर, जो ऑरा, जो सोशल रिकॉग्निशन आपको सिविल सर्विस देती है, वो कोई सर्विस नहीं देती है। आप आईआईटी में इंजीनियर बन जाएंगे, किसी कंपनी में इंजीनियर बन जाएंगे, उस कंपनी के बाहर आपको कोई नहीं जानता कि आप कहाँ से आईआईटी के हैं, कौन से इंजीनियर बने हैं। वही आईआईटीएन एक कप्तान बन जाएगा, एक एसएसपी बन जाएगा, डीएम बन जाएगा, पूरा देश जानेगा उसको। ये फर्क है। तो सिर्फ सरकारी नौकरी या सिविल सर्विसेज आपको सिर्फ पैसा नहीं देती, सिर्फ आपको एक नौकरी नहीं देती है, आपको एक सोशल सामाजिक पहचान देती है। आपको पूरे क्षेत्र में, पूरे जिले में लोग जानेंगे। अभी छोटा सा कोई लेखपाल हो जाता है, पूरे अखबार में छपता है फलाने का बेटा लेखपाल हो गया। तो आप तो सिविल सर्विस तैयारी कर रहे हैं। लास्ट 2 क्वेश्चंस। और कोई? नहीं, किसी के मन में हो तुम दबाओ मत, 2 जगह में 4 आंसर दूंगा। और किसी को कोई भी क्वेश्चन हो, कोई भी बात हो, निसंकोच। अच्छा, इसमें मानविकी के कितने स्टूडेंट हैं? आप लोग सब इंटर के हैं कि क्या, मतलब ग्रेजुएट हैं कि पीजी हैं? अच्छा, ग्रेजुएशन में है। ओके ओके। तो इसमें साइंस बैकग्राउंड के कितने हैं? अच्छा, बाकी सब ह्यूमन उसके हैं, मानविकी के हैं। अच्छा, हिस्ट्री किसका किसका विषय है? हिस्ट्री किसने पढ़ी है? काफी संख्या है। जियोग्राफी? अच्छा, आपकी हिस्ट्री जियोग्राफी दोनों है, दोनों लोगों की, बहुत बढ़िया है। पॉलिटिकल साइंस कितने लोग हैं? काफी हैं। सोशल साइंस या सोशियोलॉजी कोई है इसमें? सोशियोलॉजी कोई नहीं है, 2 लोग। सोशियोलॉजी को मैं आपको बताऊं, सोशियोलॉजी एक ऐसा सब्जेक्ट है जो आपके पीसीएस में कुछ पदों के लिए रिजर्व है। वो पद सिर्फ सोशियोलॉजी वाले बच्चों को मिलेगा। जैसे डिस्ट्रिक्ट प्रोबेशन ऑफिसर, जितने आपके ये बच्चा जेल, नारी निकेतन, शिशु सदन, वृद्धाश्रम, जितने ये सबका जितनी फंडिंग आती है, इनका जितना भी केयर टेकर का काम होता है, ये सब डीपीओ करता है, डिस्ट्रिक्ट प्रोबेशन ऑफिसर। वो वही हो सकता है जो सोशियोलॉजी में पीजी हो। और जो मैंने अभी बताया चाइल्ड डेवलपमेंट ऑफिसर, ये वही हो सकता है जो सोशियोलॉजी में ग्रेजुएशन हो। तो सोशियोलॉजी करने का यही एक विषय है जिसके लिए सिविल में पद रिजर्व है उत्तर प्रदेश लोक सेवा आयोग में। इसलिए मैंने पूछा सोशियोलॉजी कितने हैं। बाकी आप चाहे हिस्ट्री से हो, चाहे ज्योग्राफी से हो, चाहे पॉलिटिकल साइंस हो, चाहे इकोनॉमिक्स हो, उसके लिए कोई रिजर्व नहीं है।
इकोनॉमिक्स के लोग बच्चों के लिए एक पद रिजर्व है, एडीओ पंचायत, वो इकोनॉमिक्स जिसका है। और जो कॉमर्स का बच्चा है उसके लिए एक अच्छा पद है ऑडिटर का, डिस्ट्रिक्ट ऑडिटर ऑफिसर और ऑडिटर दोनों पीसीएस से होते हैं। एक डिस्ट्रिक्ट लेवल का होता है, एक उन्हीं के अंडर काम करता है। तो ये कॉमर्स वाले बच्चों के लिए रिजर्व है, कॉमर्स हो चाहे आप इकोनॉमिक्स से पीजी हो, दोनों में से कोई भी हो। तो ये मुझे लगा आपको बता देना चाहिए कि सोशियोलॉजी बहुत अच्छा सब्जेक्ट है। सोशियोलॉजी पढ़ने से आपको निबंध के बहुत से पेपर और जीएस के बहुत से पेपर, सोशल प्रॉब्लम, सोशल वैल्यू, जितने भी मुद्दे हैं आपको सभी समाजशास्त्र में मिल जाएंगे। सोशियोलॉजी में आपको समाज का ज्ञान लेने के लिए इससे अच्छी विषय कोई नहीं है। और मेरा चूंकि खुद हिस्ट्री ज्योग्राफी विषय रहा है और मेरी पीएचडी भी हिस्ट्री पे, बुद्धिस्ट आर्ट पे है मेरी पीएचडी। इतिहास का मैं बहुत पुराना स्टूडेंट रहा हूँ, लेकिन इस समय मेरा इतिहास को सब कुछ भूल गया है। लेकिन हिस्ट्री ज्योग्राफी जिसका विषय है उसको जीएस में कभी समस्या का सामना नहीं करना पड़ेगा, क्योंकि मैक्सिमम पोर्शन वो इस कवर हो जाता है हिस्ट्री ज्योग्राफी से। ठीक है, सबको ऑल द बेस्ट। और कभी अपने जीवन में निराश मत होना, यही मेरा अंतिम उद्देश्य है कि बी पॉजिटिव, और हमेशा चेहरे पे स्माइल कभी नहीं खोनी चाहिए। आप पॉजिटिव रहोगे, सारा काम पॉजिटिव आपका होगा। और कभी निराश नहीं होना। जीवन में समस्याएं, भगवान बुद्ध का एक मूल मंत्र था कि जीवन का दूसरा नाम दुख है। जीवन में दुख ही दुख है, उसमें से सुख की घड़ियां आपको निकालनी है। वो आपके अपने कौशल पर, अपने विवेक पर डिपेंड करता है। थैंक यू वेरी मच। सर ने बहुत बहुत अच्छी चीजें बताई सर ने। जैसे कि स्ट्रगल देखो सिंपल है, सिविल सर्विसेज पेशेंस का खेल है। अगर आप स्मार्ट वर्क, हार्ड वर्क करें, उसके साथ साथ एक चीज आपको चाहिए, वो है पेशेंस। अगर वो आप कर सकते हैं तो आप इस एग्जाम में सफल हो सकते हैं। अगर आपके अंदर पेशेंस नहीं है और आप ये चाहते हैं तो आ जाओ मुझे सर्विस चाहिए, कोई मतलब ही नहीं है सर्विस को। कई बार ये आपके पेशेंस का ऐसा टेस्ट लेती है, 1 बार, 2 बार, 3 बार, 4 बार और 5 बार भी, और कहो तो खूब 10 साल तक ले जाए। और कई बार ऐसा भी होता है कि आपको वो 1 बार में निकाल के दे देते हैं। इसमें गाइडलाइंस का बहुत बड़ा रोल है, जैसा सर बता रहे थे। और देखो, इंसान की इच्छाएं अगर सीमित रहती हैं तो वो बहुत कुछ करता है जीवन में। जैसे बच्चे ने करप्शन से रिगार्डिंग पूछा, और सर बहुत अच्छे से बता रहे थे कि घर वालों की इच्छाएं हैं इसलिए वो सब फैसिलिटीज दी जाती है, वरना हम तो एक कमरे में भी निकाल लेंगे। तो एक बात किसी व्यक्ति ने बहुत अच्छी बात कही थी कि मैंने बहुत बड़ा मकान बनवाया, लेकिन मैं रहता एक कमरे में हूँ, बाकी सब में मेरा गुरूर रहता है। तो जो इंसान का बहुत बढ़िया तो जो गुरूर है वो पूरे मकान में रहता है, हम तो एक कमरे के वासी हैं। जैसे सर एक और बात कह रहे थे, मैं बहुत ब्लेस्ड हूँ कि सर की गाइडलाइंस आपको मिल रही है और हमें भी मिल रही हैं। मेरी अनफॉर्चुनेटली सर से मुलाकात जो हुई पहली बार एक शादी में हुई थी, और तब भी हम 10 से 15 मिनट डिस्कस किए थे कई चीजों को लेकर। फिर आज मुलाकात हो रही है सर के साथ में। तो सर ने एक और चीज बताई कि तब तक हमें चाह होती है किसी चीज की जब तक वो मिल नहीं जाती। तो एक साधु से, एक बहुत बड़े संत थे, उनसे पूछा किसी व्यक्ति ने कि आप हमेशा भगवान का गुणगान करते रहते हैं, जब आपके सामने भगवान आएंगे तो आप क्या करेंगे? उन्होंने कहा, मैं हर दिन यही दुआ करता हूं कि ईश्वर मुझे दिखे ना। हर दिन मैं यही दुआ करता हूं कि ईश्वर मुझे ना दिखे, क्योंकि ईश्वर जिस दिन मुझे दिख गया, मैं ये शरीर त्याग दूंगा। कि मैं इसी इच्छा में जी रहा हूं, ईश्वर भक्ति में जी रहा हूं कि मुझे वो मिल जाए, लेकिन जिस दिन मिल गया तो मेरा सब कुछ समा। तो ये सर्विस से थोड़ा सा डिफरेंट है, ये तो अलग चीज है धर्म के मामले में। यहां देखो सबसे बड़ी चीज सर ने बहुत अच्छे से एक्सप्लेन किया है, सर्विस आपसे बहुत कुछ मांगेगी। हाँ, एक चीज है, एग्जाम है, एग्जाम के तरीके से लेंगे, एग्जाम को बर्डन नहीं बनाएंगे। जिस दिन आप किसी चीज को बर्डन बना लेते हैं और सिर पर लगा लेते हैं, वहां से चीजें आपसे दूर होना स्टार्ट हो जाती हैं। 3 साल हैं, 4 साल हैं, आप चिल होकर तैयारी कीजिए, रिलैक्स होकर तैयारी कीजिए और अपनी ईमानदारी से कीजिए। सबसे पहले है खुद से ईमानदार होना। आप हमारी फैकल्टी से या हमसे कहें कि सर मैं 10 घंटे पढ़ता हूं, 12 घंटे पढ़ता हूं, लेकिन अंदर आत्मा आपकी जानती है कि आप 5 घंटे भी नहीं पढ़ रहे, तो आप हमें पागल 2 दिन 4 दिन बनाएंगे, अपने आप को जीवन भर के लिए पागल बनाएंगे। तो खुद से ईमानदार होना इस सर्विस में सबसे ज्यादा इंपॉर्टेंट है। चैलेंजेस हर पल मिलेंगे। अभी हमारे एक मित्र हैं, वो मथुरा में एक जगह है, तो सीईओ की पोस्ट पे हैं, वो अभी डिप्टी एसपी थे, वो सीईओ चार्ज में आपसे बात।
तो अब उनके पास जब मैं परसों मुलाकात करने के लिए गया तो मुलाकात करते समय भी उनका कॉल आ गया, खाना छोड़कर वो भागे हैं। बोले सचिन मैं मुलाकात करूंगा, सचिन मैं घर आ जाऊंगा, घर का डिनर करेंगे, अब मुझे जाना है। तो इसमें चैलेंजेस बहुत सारे आपको मिलेंगे, जैसे सर ने बताया कि सर, और यहाँ पर भी जिस डिपार्टमेंट में सर हैं होम, उसमें वो सारी जमीन ऑफिस सब कुछ सर ने करवाया यहाँ पे। अब जैसे ही वो बन जाएंगी उसके बाद सर का ट्रांसफर हो जाएगा। तो चैलेंज आपको खुद से बहुत सारी चीजें बनानी पड़ेंगी। चलिए, आपका टाइम बहुत ज्यादा हो गया है, आराम से शांति से निकलेंगे। और एक सेकंड, बच्चों को बहुत 6 बज गया, 4 बजे से। ठीक है बेटा, थैंक यू। एक मिनट बस आपकी ये वो लेके आना, यहाँ पे दुपट्टा वगैरह रखा है। जैसा भी सर ने कहा ना कि हम मकान बनवाते हैं, बंगला, विला और तमाम कोठी। यहाँ मैं एक शब्द यहाँ पे आया जी मथुरा में, तो यहाँ मैंने कोठी शब्द सुनी जी। हमको लगा कोठी बहुत बड़ी बड़ी हुआ करती थी। हम लोग तो कोठी मतलब समझते थे बहुत बड़ा बंगला 25-30 कमरों का। यहाँ तो 2 कमरे को भी लोग बोलते थे कोठी है। जी जी जी। चाहे कितनी बड़ी कोठी बनवा लीजिए, वही कहा सचिन जी ने कि एक कमरे में रहना है, और चाहे जितना पैसा कमा ले, खाना आपको 30-40 से एक रोटी दाल चावल सब्जी ही खाना है। सोने चांदी न खाएगा न कोई खा सकता है। तो और जब भी उम्र गुजरेगी तो वो भी बॉयल मिलेगा। अगर आप अपने को फिट नहीं रखेंगे तो अपने शरीर को स्वस्थ रखना बहुत जरूरी है, नहीं तो भाई बॉयल मिलेगा। जब खाने की उम्र होगी तो पैसा नहीं रहेगा, और जब पैसा आएगा तो आप कुछ खा नहीं पाओगे। यही सरकारी अधिकारियों की और सरकारी कर्मचारियों की यही स्थिति है कि अब बहुत लोग हैं कि मिठाई रखी रहती खा नहीं सकते। यही हम इनसे बोलते हैं कि अभी इन्होंने तैयारी स्टार्ट किया है, बहुत सारे बच्चे 19 साल 20 साल की एज में, तो मजा आपको सर्विस का तभी है 24-25 साल की उम्र में सेलेक्ट हो। एकदम एकदम आप जो लाइफ को एंजॉय, क्योंकि 30 के बाद लाइफ बढ़ेगी नहीं घटेगी, ये फैक्ट बता रहे हैं हम लोग आपको। 30 तक इंसान जो बोता है फिर उसके बाद वो खाएगा। तो अभी जो इंटरेस्ट आपको आएगा ना 24-25 साल की उम्र में, आप यंग आईएएस हो रहे हैं, आईपीएस ऑफिसर हो रहे हैं, डिस्ट्रिक्ट कलेक्टर जा रहे हैं, डिप्टी एसपी हो रहे हैं, सीओ, व्हेनेवर जो तुम चाहते हो, और जो मजा आप देखोगे, जो इच्छाएं आपकी उनको पूरा, वहां मजा बहुत आएगा। सर ये तो बहुत लंबी जर्नी जी है, बहुत लंबी जर्नी जी कर यहाँ तक आए हैं, तो ये बहुत स्ट्रगल देख कर यहाँ तक आए हैं। थैंक यू सो मच सर, आप आए। और ये ब्रज है तो ठाकुर जी, मैं पहुंचवा दूंगा गाड़ी तक, प्लीज। अच्छा आइए।